हेलो स्टूडेंट्स। तो बड़े इंतज़ार के बाद में आपके एग्ज़ाम्स फाइनली हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि जो लोग पेपर दे चुके हैं उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, और कुछ स्टूडेंट जो बचे हुए हैं उनका पेपर होने वाला है, उनका भी बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इस सेशन में अपन डिस्कस करते हैं कि जो 3 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस के बारे में अपन करेंगे बात। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन जनरल जैसे कि मैंने पेपर ऑब्जर्व किया है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन आए हैं, जैसा नॉर्मली आपको मटेरियल में मिलते हैं। एक अच्छे टीचर आपको बताते रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, उन सब जगहों से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको बताया गया है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू k/6 के इक्वल है। ठीक है, तो k की वैल्यू बताओ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें अपन रिप्लेस करते हैं x = sin थीटा। ठीक है, तो इसको मैं i के इक्वल अज्यूम कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 0। लोअर लिमिट 0 ही रहेगी, अपर लिमिट हो जाएगी आपकी π/6। ठीक है, सारी वैल्यूज अपन रिप्लेस कर रहे हैं। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है यहाँ पर आपके लिए। sin स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और नीचे ये आपका बच जाएगा कोस क्यूब थीटा, और ये डी थीटा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि tan स्क्वायर जब आता है तो अपन उसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। अब अपन लिमिट्स रिप्लेस कर देंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको बोला गया कि ये किसके इक्वल है, k/6 के इक्वल है। तो इसको अपन इक्वल कर देंगे किसके, k/6 के। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 2√3 - पाई = k। हेंस आप कह सकते हो k की वैल्यू आ जाएगी 2√3 - पाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और मैं बोलूंगा कि एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है, एलिप्स और हाइपरबोला का मिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एलिप्स और एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है, और उनकी जो इसेंट्रिसिटीज हैं उनमें रिलेशन दिया गया है। फिर आपको बोला गया है कि एलिप्स जो है उसके जो फोकस हैं उनके बीच की डिस्टेंस अल्फा है, और हाइपरबोला के जो फोकस हैं उनके बीच की डिस्टेंस बीटा है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो
तो यहां पे मैंने दोनों की इसेंट्रिसिटीज लिख दी हैं। आपको गिवन है कि E1 इंटू E2 1 है, स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसको सोल्व कर लूंगा। 16 है, सॉरी, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको बी स्क्वायर कितना मिलेगा, 9 के इक्वल मिलेगा। तो यहां से E1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/5, और ये आपको मिल जाएगी 5/4, ठीक है। अब अल्फा क्या है, अल्फा है डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस ऑफ एलिप्स। तो आप ये जानते हैं ये 2AE होता है। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे एलिप्स में देख सकते हैं 5 है, इसेंट्रिसिटी 4/5। बीटा ठीक है, इसमें ए की वैल्यू देखिए हाइपरबोला में तो 4 है और ये 5/4 है, तो ये किसके इक्वल है, 10 के। तो यहां से क्लियर है कि अल्फा कोमा बीटा 8,10 के इक्वल है। तो ये आपका आंसर है। तो ये भी एक आसान सवाल आप बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो पैराबोला पे बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सर्कल भी आप कह सकते हैं, इसमें मिक्स है। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखो आपको ये गिवन है कि आपके पास एक पैराबोला है y² = 4x। तो ये पैराबोला अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैराबोला हो गया। ये इसका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, LR जिसे आप बोलते हैं। अब आपको बोला गया कि दो सर्कल हैं और उन दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो इक्वल है और वो 2√5 के इक्वल है, ठीक है। और वो दोनों सर्कल ये जो LR है इससे पास होते हैं। तो वो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। एक ये सर्कल है जिसका सेंटर में बोल देता हूं C2 है, एक ये और सर्कल है जिसका सेंटर C1 है। ये जो है ये C1 सर्कल है आपके पास और ये आपके पास C2 सर्कल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनका सेंटर है वो x पे होगा दोनों का, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि इनकी जो रेडियाई है ये कितनी है, 2√5 और ये भी कितनी है, 2√5। तो आपको इन दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस C1 C2 फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, ये वाला ट्राइंगल आप देखो, ये वाला, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि C1 C2, आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे ही हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये भी 2√5 है, ये भी 2√5 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। और ये साइड इनमें कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि C1 C2, ये C1 C2 होगा वो इसके डबल के इक्वल होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ CS1 के इक्वल होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका डबल C1 C2 के इक्वल होगा। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर आप ध्यान देते हैं
तो अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा, और आपको पता है कि एल आर है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 होती है, तो ये क्या हाफ ऑफ एल आर, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये किसके इक्वल हो गया 2 स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 2 20 माइनस 4, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका 8 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा कि जेईई मेन के हिसाब से ये एक मॉडरेट प्रॉब्लम है, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको LHS गिवन है, उसको RHS से कंपेयर करके a ऑफ x और b ऑफ x की वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। तो अपन इसको i के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं एक ट्राइंगल अज्यूम करता हूं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये रूट एक्स है, ये 1 प्लस रूट एक्स है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी साइन में है इसको मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इसको मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया, इससे थोड़ा सा आसान हो गया एक्सप्रेशन। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। आप लोगों को ये बताया गया है कि जब भी इनवर्स होता है तो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, और इनवर्स वाले फंक्शन को अपन फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और 1 को सेकंड मानते हैं। जैसे tan इनवर्स x करते हो आप, sin इनवर्स x करते हो, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ tan इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और 1 को सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं मैं, और ये दूसरा पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन भी करके यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका रूट dx और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब अपन ये पार्ट अपना सोल्व हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। अब अपन इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो मैं जूम कर लेता हूं कि x को t स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा dx, ये हो गया। ये इंटीग्रेट वाला पार्ट मैं ऐसा कैसा मान लेता हूं, और ये हो जाएगा 1/2, इसको अपन t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2t, और t स्क्वायर रखोगे तो यहां से t जनरेट हो जाएगा, तो वो t स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो अब आपके पास यहां पे टी स्क्वायर बच गया, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, +1 और -1 करता हूं, ठीक है। इसका रीजन शायद आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि नीचे अपने पास कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये तो आ जाएगा 1 इंटू डी टी, प्लस ये आ जाएगा डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। अब आपने कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया, अब t की वैल्यू वापस x के टर्म में रख देते हैं। तो ये अपने पास था x tan इनवर्स रूट x, t का मतलब अपने पास है रूट x, प्लस ये है tan इनवर्स रूट x प्लस c। अब ये जो tan इनवर्स x है इसको अपन x कर लेते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा x+1 tan इनवर्स रूट x माइनस रूट x प्लस c, ठीक है। अब जो आपको गिवन है उससे अगर आप कंपैरिजन करें
तो आपको मिलेगा ए ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू x+1 मिलेगी, और b ऑफ x है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी -√x। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, और हर बार हम लोग आपको ये बताते हैं कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है और इससे सवाल आता रहता है। ठीक है, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो याद करो कि ये बात हम लोगों ने बोली है कि नहीं। ओके, तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ये जो आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें x से इंडिपेंडेंट टर्म लेमडा के इक्वल है, तो आपको 18 इंटू लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि लेट r+1 टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये टर्म मैं लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं -1 को सेपरेट कर लूंगा, तो ये जो माइनस है इसको मैंने सेपरेट कर लिया और x पावर -r को मैंने यहां यूज कर लिया। ठीक है, अब आपको बोला गया कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब 18 - 3r इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो यहां से जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसके लिए r कितना होगा? 6 होगा। तो उसका कोफिशिएंट लिखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 9c6 पावर 3 माइनस पावर 6 -1 पावर 6 है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9c3 27/4, और ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो तो आपको लगेगा कि कोफिशिएंट है, इसको सॉल्यूशन के बाद में कोफिशिएंट आपको मिलेगा 1/18। इसको किसके इक्वल अज्यूम करना है? लैम्डा। हेंस 18 लैम्डा किसके इक्वल हो गया? 18 इंटू 1/18 विच इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का बहुत आसान सवाल आप कह सकते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं, और वो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। Z1 और Z2 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और कुछ रिलेशंस आपको दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके, तो अपन एक काम करते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर करके सोल्व कर देते हैं। तो ये आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है तो
ये जो पहला एक्सप्रेशन है उसके सिमिलर ही ये है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। सिमेट्री का तो आपको यूज करना ही चाहिए जहां मौका पड़े, इस तरह से। तो ये दो चीजें मेरे पास आ गई। साथ साथ अब मुझे ये भी पता चल गया है कि Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, Y1 प्लस Y2, यानी कि मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू बतानी है, Y1 प्लस Y2 की वैल्यू बतानी है, कि मुझे Z1 और Z2 का सम करके उसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो मैं इंटरेस्टेड हूं Y1 प्लस Y2 ऑब्टेन करने में, ठीक है। साथ साथ मुझे एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 ये किसके इक्वल है, π/3 के इक्वल है, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट होगा tan इनवर्स Y1 माइनस Y2 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू π/3। तो ये हो गया है Y1 माइनस Y2 और ये हो गया आपका x1 माइनस x2 और ये आ गया √3। इसको मैं बोल दूं रिलेशन नंबर 3। तो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, इनको यूज करके समहाउ Y1 प्लस Y2 बताना है। तो मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, 1 माइनस 2 कर रहा हूं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या कर रहा हूं, 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा Y1 स्क्वायर माइनस Y2 स्क्वायर और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं Y1 माइनस Y2, Y1 प्लस Y2 और ये हो जाएगा ट्वाइस x1 माइनस x2। यहां ध्यान दीजिए, ये है Y1 प्लस Y2 और ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और ये है अपने पास से Y1 माइनस Y2। ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये √3 है, तो ये हो जाएगा 1/√3, तो ये 2 1/√3। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2/√3 और आपको Y1 प्लस Y2 की वैल्यू चाहिए, तो आपका आंसर हो गया 2√3। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल था इस पेपर में, जिसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला अपना जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। थोड़ा सा पीएनसी भी आप समझ सकते हैं इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड है और नंबर्स पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। आपको ये बोला गया है कि आपको एक 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। ऑब्वियसली नंबर बनाने में अपन इन डिजिट्स को यूज करेंगे। तो आपको ये बताना है कि आप जो 5 डिजिट नंबर बनाएंगे उनमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नंबर बनाने में एग्जैक्टली 2 ही डिजिट यूज हुए हैं। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि टोटल नंबर, उसको आप n ऑफ s भी बोलते हैं, कि सैंपल स्पेस में कितने जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। तो टोटल मेरे पास कितने हैं डिजिट्स यूज करने के लिए 10, लेकिन मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये जो प्लेस है यहां पर मैं जीरो को नहीं ला सकता, जीरो के अलावा कुछ भी ला सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया तो 5 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो इसको फिल करने के 9 तरीके हैं, बाकी सबको 10 तरीके से मैं फिल कर सकता हूं। तो ये टोटल तरीके हैं जिनमें सारे 5 डिजिट नंबर आ गए हैं आपके। ठीक है, बट अपन को क्या रिक्वायरमेंट है, अपन को रिक्वायरमेंट है कि ऐसे नंबर जो 5 डिजिट के तो हों लेकिन उसमें एग्जैक्टली 2 डिजिट यूज करे हो गए हो, चाहे 1 और 2 से बनाया गया हो, चाहे 1 और 0 से बनाया गया हो, कैसे भी, लेकिन केवल 2 डिजिट यूज किए गए हों। ठीक है, तो अब अपन अपने जो फेवरेबल या रिक्वायर्ड केसेस हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड केसेस, तो इसमें 2 केस बना लेता हूं मैं। पहला है कि मैं जो 2 डिजिट नंबर बनाऊंगा उसमें 0 इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको थोड़ा इजी समझाने के लिए, इजी तरीके से समझाने के लिए विदाउट 0। तो मैं नंबर यूज कर सकता हूं 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, ओके, तो इन 9 में से मेरे को 2 डिजिट लेने हैं। ठीक है, और उनको यूज करके नंबर बनाने हैं,
कितने डिजिट वाले बनाने हैं? ऑब्वियसली 5 डिजिट वाले बनाने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो 9 नंबर है इनमें से कोई भी 2 नंबर चूज कर लेता हूं, ठीक है? जैसे 2 और 3, 1 और 9, 2 नंबर चूज कर लिए। अब इस जगह को भी 2 तरीके से, इसको भी 2 2, सबको 2 तरीके से फिल कर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2 पावर 5। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देने की है कि यहाँ 2 तरीके ऐसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 और 3 सेलेक्ट किया है, तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर सब जगह 2 आ गया, तो वो मेरे काम का नंबर नहीं होगा, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली 2 डिजिट यूज करने ही करने हैं। या मैं 3 3 3 3 ये डाल दूं, इसका मतलब ये जो टोटल नंबर आपके 2 पावर 5 बन रहे हैं, इसमें से 2 नंबर ऐसे हैं जो मेरे लिए यूजफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हो सकता है उसमें 2 नंबर इसलिए हटाएं कि हो सकता है उसमें एक ही डिजिट से पूरा नंबर बनाया गया हो या अदर डिजिट से दूसरा नंबर बनाया गया हो। तो ये अपना हो गया आंसर। ये हो गया, ठीक है। अब हो सकता है 0 भी इन्वॉल्व हो, तो मैं 0 के साथ देख लेता हूं। विथ 0, इसका मतलब 0 तो अपन को यूज करना ही करना है, 0 को लेके ही नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास एक तो 0 है और एक 1 से लेके 9 तक जो डिजिट्स है उनमें से कोई एक और लूंगा। तो 0, तो मैंने क्या कर लिया है, एक 0 तो ले ही लिया, एक इनमें से लेना है, तो उसके कितने मेथड्स हैं? 9C1। अब मेरे पास 2 नंबर हो गए, एक तो 0 और एक इनमें से कोई और नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, अब मेरे को फिल करना है, तो ये जो पहला यहां वाला जो प्लेस है इसको मैं 0 से तो फिल नहीं कर सकता, इसका एक ही तरीका है, जैसे 2 फिल कर सकता हूं, तो इसको फिल करने का एक तरीका, बाकी इन सबको 2 2 2, तो 2 पावर 4 तरीके से मैं फिल कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरा कौन सा नंबर गड़बड़ हो सकता है कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो एक ही डिजिट से बन जाए? अब 0 से तो वो बन नहीं सकता, क्योंकि यहां पे 0 मैंने लिया ही नहीं। इसका मतलब गड़बड़ तब हो सकती है जब यहां भी 2 आ जाए, यहां भी 2, यहां भी 2, तो एक नंबर ऐसा है जो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 135। तो आपके जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, वो कितने हो गए टोटल? वो हो गए हैं +135। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड तो इतने हैं, ये तो आपके फेवरेबल या रिक्वायर्ड है, और टोटल कितने हैं? 9 × 10 पावर 4। इसको आप थोड़ा सा तकलीफ करके सोल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 135 अपॉन 10 पावर 4। तो ये आपका आंसर है। और प्रोबेबिलिटी और P&C को मिक्स करके अगर मैं देखूं तो यू कैन नॉट से इट्स ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक का टॉपिक है। क्वाड्रेटिक के किसी टॉपिक से क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट। अगर आप मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन ऑफ रूट में डाउट आती है, मतलब मैट्रिक्स के क्या कहीं भी पढ़ रहे हो आप तो डाउट आती है उसमें। और उसके बाद में लोकेशन ऑफ रूट के ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें ज्यादा डाउट आती है। अब अगर आप मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं तो पक्का आपने डाउट में बार बार ये क्वेश्चन पूछा होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये वहां से क्वेश्चन है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। आपको ये बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपन मान लेते हैं इसको कि लेमडा स्क्वायर +1 x² -4 लैम्डा x +2, ये आपको गिवन है। आपको ये बोला गया है कि अगर इसको आप 0 के इक्वल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने तो लैम्डा की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिनके लिए इस इक्वेशन का एग्जैक्टली जो 1 रूट है वो 0 से 1 में रहेगा। एग्जैक्टली 0 से 1, एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 इंटरवल में रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये वो कॉन्सेप्ट है कि एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन इंटरवल m, n, ऐसा हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलो
अब देखते हैं, आप ध्यान से देखो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 है जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब अपन को रिक्वायरमेंट क्या है, अपन चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो वन रूट है वो 0 से 1 में रहे। तो या तो आपका ये ग्राफ पॉसिबल है, इसमें एग्जैक्टली वन रूट 0 से 1 के बीच में है, या ये भी पॉसिबल है, ये भी आपके लिए पॉसिबल है, इसमें भी एग्जैक्टली वन रूट 0 से 1 में है। तो ये बात तो बहुत इजीली स्टूडेंट को समझ में आती है जब हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन एक कुछ और केस भी यहां पे बन सकते हैं। आपका एम क्या है, आपका एम है कि एग्जैक्टली वन रूट आप 0 से 1 में रखना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 0 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए। यहाँ पे एक रूट क्या हो चुका है, एक्चुअली एक रूट इटसेल्फ क्या है, 0। तो अभी भी मेरा ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि एग्जैक्टली वन रूट 0 से 1 के बीच में है। या फिर ऐसा हो जाए कि ये रूट एग्जैक्टली 1 हो जाए और ये कितना हो जाए, 0। तो अभी भी मैं कह सकता हूं कि एग्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन 0 एंड 1। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको क्या तरीका बताया है वो लगाते हैं अपन। तो यहां पे अपन लगाएंगे f ऑफ 0 f ऑफ 1 लेस देन 0। ओके, तो f ऑफ 0 यहां से कैलकुलेट करो, तो f ऑफ 0 कैलकुलेट करोगे तो वो 2 आएगा, और f ऑफ 1 यहां से कैलकुलेट करो तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 2 3। ठीक है, अब आप लोगों को बताया गया है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इनको आपको चेक करना है कि ये आंसर के पार्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये जो केस है वो तो केवल इन्हीं को रेप्लिकेट करता है। अब हो सकता है कि ये केस भी हो जाए, ये केस भी हो जाए। इसके लिए जो बाउंड्री पॉइंट 1,3 है ये मुझे चेक करने पड़ते हैं। तो लेम्डा इक्वल टू 1 लेके मैं इसके रूट्स फाइंड करता हूं। तो लेम्डा की वैल्यू 1 रखो तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,1। तो अगर आपने लेम्डा इक्वल टू 1 लिया तो आपके रूट्स क्या निकल के 1,1। तो फिर मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली वन रूट 0 to 1 में है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। इसका मतलब अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता तो लेम्डा इज इक्वल टू 1 में आंसर में भी नहीं ले सकता। ठीक है, अब मैं लेता हूँ लेम्डा इज इक्वल टू 3 और लेके यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 5x ये दो रूट निकल के आए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो वन रूट है 1/5 वो इंटरवल 0 से 1 में है। इसका मतलब अगर आप लेम्डा इक्वल टू 3 लेते हो तो आपकी जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब लेम्डा इक्वल टू 1 भी आपको आंसर में शामिल करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स लेम्डा के लिए वो होगा लेम्डा 1 तो आंसर का पार्ट नहीं होगा, तो 1 पे तो आप अभी भी जो पहले ब्रैकेट ओपन था वही रखेंगे, और जो 3 है उस पर आप कैसा ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ऑलराइट, पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से बहुत एक आसान क्वेश्चन है। अगर आप मैट्रिक्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके क्लास नोट्स में भी ऐसा सवाल मिलेगा 100%। इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया गया है और उसके सारे वर्टिसेस आपको दिए गए हैं और ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। ऑर्थो सेंटर आप जानते हैं कि वर्टेक्स जो हैं उनसे सामने वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं उनका मीटिंग पॉइंट होता है। तो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया और ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट है।
ठीक है, H यानी कि ऑर्थोसेंटर। तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, BE का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं और AD का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो सबसे पहले BC का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो BC का स्लोप -1/2 है। यहां से AD का इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका स्लोप -1/2 है तो AD का 2 हो जाएगा, तो AD का इक्वेशन हो जाएगा y -7 और ये 2 और ये हो जाएगा x + 1। इसको सोल्व कर सकते हैं आप, y -7 2x + 2, तो ये आपका हो जाएगा 2x - y + 9 = 0। तो ये आपने AD का इक्वेशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली अपन BE का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अपन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ AC, तो ये हो जाएगा y -1 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x + 7। इसका स्लोप -2 है तो इसका 1/2, तो ये हो जाएगा 2y - 2 ठीक है, इस तरह से। अब अपन 1 और 2 है उसको सोल्व कर लेंगे, तो उनको सोल्व करोगे तो आपको x मिलेगा -3 और y मिलेगा 3। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थोसेंटर आ गया, हेंस योर ऑर्थोसेंटर इज -3, 3। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। तो मैं इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन कंसिडर करूंगा। ठीक है, और आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन टॉपिक से है, AM और GM पे बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है। आपको ये बोला गया है कि आपके पास दो नंबर है, एक है 3 और एक है 243। सबसे पहले ये जो दो नंबर हैं इनके बीच में आपने m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, तो उनको मैं बोल देता हूं A1 A2 अप टू AM आप लोगों ने इंसर्ट करे हैं। पहले इंफॉर्मेशन ये आपको गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि यही दो नंबर 3 और 243 आप लीजिए और इनके बीच में 3 GM इंसर्ट किए गए हैं, यानी कि G1 G2 G3, और आपको एक रिलेशन गिवन है कि सेकेंड GM 4AM के इक्वल है। ठीक है, यानी कि G2 = A4, तो M की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं इसके लिए, तो D आप फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, यहां पे M इंसर्ट किए हैं तो M आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। यहां से मैं लिख सकता हूं A4 आप सब जानते हैं किसके इक्वल होता है, A + 4D। तो A कितना है 3, 4 और D कितना है 240 M + 1 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूं, तो यहां इसके लिए बात करूं तो इसका कॉमन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आता होगा। आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 आएगा, तो यहां से मैं G2 कैलकुलेट कर सकता हूं। A कितना है 3, ये इसके इक्वल है,
बट मुझे गिवन है G2 इज इक्वल टू A4, तो G2 यानी कि 27 और ये है 3 प्लस 4 240 और ये है m+1। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 24 m+1 4, ठीक है, तो m+1 40 है और यहां से आप देखोगे m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 39। तो ये आपका आंसर है और बहुत आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है उसको आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बोल सकते हो और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल से बोल सकते हो। और टेंजेंट नॉर्मल की बेसिकली डेफिनेशन से ये क्वेश्चन है, कोई हाई-फाई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू 4x और इस पे कोई भी पॉइंट है 1,2, तो इस पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। और एक दूसरा कर्व आपके पास y इक्वल टू e पावर x और इस पे कोई पॉइंट है c, e पावर c, इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये नॉर्मल और ये टेंजेंट, ये जो आपका x एक्स है इसके किसी पॉइंट पे काटते हैं। एक टेंजेंट है इनमें से ये वाली और ये कोई नॉर्मल है, ये दोनों काटते हैं एक ही पॉइंट पे x एक्सिस के, तो c क्या होगा ये आपका क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर दो। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1 है, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा -1। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख लीजिए। ये आपका नॉर्मल आ गया। अब अपन इस पॉइंट पे यहां पे टेंजेंट लिखते हैं। तो ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो एक्स एक्स वाला पॉइंट है वो दोनों पे कॉमन है, तो आप इसमें y इक्वल टू 0 डालो नॉर्मल में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3,0। इसका मतलब आपका नॉर्मल x एक्सिस के कौन से पॉइंट से पास करता है 3,0 से, तो ये टेंजेंट भी कहां से पास करेगी 3,0 से। तो ये हो जाएगा, टेंजेंट को भी 3,0 से पास करा रहे हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा -1 3 माइनस c, तो c की वैल्यू यहां से स्टूडेंट्स कितनी आ गई 4। तो ये आपका आंसर है और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन आपको मिला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो अपने जेईई मेन टॉपिक से है। जेईई मेन टॉपिक में जो रिलेशन होता है उस पे बेस्ड है। तो रिलेशन के क्वेश्चन या तो जो आपको थ्योरी याद होती है उससे आप अप्रोच करते हो और कई बार आप वैल्यू अज्यूम करके भी अप्रोच करते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अपन वैल्यू अज्यूम करके अप्रोच करेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें क्लियर है कि ट्रांजिटिव आपको चेक करना है कि कौन सा ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बोला गया कि ए बी से रिलेटेड होगा बाय रिलेशन R1 इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू Q होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो कुछ सुटेबल वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूं। तो ये जो है इसके लिए a मैंने अज्यूम कर लिया 5√3
b मैंने अज्यूम कर लिया 5 माइनस √3 पावर 1/2 और c है, ये मैं कोई अज्यूम कर लेता हूं 4 प्लस √3 होल पावर 1/2। ठीक है, तो यहां पे मैं देखता हूं कि AR1B, ठीक है, तो AR1B में देखते हैं कि A² प्लस B² Q है या नहीं है। तो आप A की वैल्यू ये रख दो और B की वैल्यू ये रख दो। A की वैल्यू आपने यहां पर ये रख दी और B की वैल्यू ये रख दी, तो आपको ये एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि A जो है वो B से रिलेटेड है। सिमिलरली B और C में चेक करते हैं, तो आप एक काम कीजिए, यहां B की वैल्यू रख दो, यहां C की, इसको सोल्व करोगे तो ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि B है, ये C से भी रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में A और C का मैं चेक करता हूं, तो ये A² है, C² है, ये Q है या नहीं है। तो आप यहां पर A की वैल्यू रख दो और C की वैल्यू, तो आप पाओगे कि ये रेशनल नहीं है, ये एक इरेशनल क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब A जो है वो R से रिलेटेड भी नहीं होगा। इसका मतलब A B से रिलेटेड है, B C से है, पर A C से नहीं है। तो यहां से मेरा रिजल्ट क्या बन गया स्टूडेंट्स, नॉट ट्रांजिटिव। यहां से मेरा रिजल्ट बन गया नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब मुझे R2 के लिए चेक करना है। इसमें बोला गया है कि A B से रिलेटेड होगा बाई R2 अगर A² प्लस B² रेशनल नहीं है। तो A B से रिलेटेड कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके लिए भी मैं कुछ एग्जांपल्स चूज कर लेता हूं। तो A मैंने चूज कर लिया 5, B चूज कर लिया फॉर एग्जांपल मैंने 2 और C मैंने 5 माइनस √3 ऐसे। अब अपन चेक करते हैं AR2B, तो ये हो जाएगा A² प्लस B²। तो यहां आप A और B की वैल्यू रखो, A और B की वैल्यू रखोगे तो जो नंबर आएगा वो रेशनल नहीं आएगा। इसका मतलब A वो B से रिलेटेड है। B और C के लिए चेक करते हैं, तो ये B² C², ठीक है, B C से रिलेटेड है। अब B और C की वैल्यू रखो, यहां पे स्क्वायर करो, तो जो नंबर आएगा वो रेशनल अगेन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि B C से भी रिलेटेड है। अब मैं चेक करता हूं A और C में, तो ये है A² प्लस C²। A और C की वैल्यू अगर आप यहां से रखोगे तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल मिल गया, इसका मतलब AR से A जो है वो C से रिलेटेड नहीं हो सकता बाई R2। इसका मतलब यहां आप देखो क्या सिचुएशन है, यहां पर है A B से है, B C से है, बट अगेन A C से नहीं है। तो अगेन आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन का क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये अप्रोच कई बार बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, तो इस पेपर में आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से दूसरा क्वेश्चन आ गया और आसान क्वेश्चन है। यहां पे आपको ये बोला गया है कि ये 20 प्लस इस तरह से आपको ये गिवन है कि इसके जो n टर्म्स हैं उनका सम है 488। ऑलराइट, तो यहां पे ये हो जाएगा n/2 ये 488 है। ओके, तो n/2 और ये 2a और ये हो जाएगा आपका -2/5 इस तरह से। ठीक है,
अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है जिसको आप खुद सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो n की वैल्यू आप क्या आ जाएगी, एक तो 40 और एक आ जाएगी 61, ये n की दो वैल्यू आ जाएगी। बट आपको बोला गया है कि आपको वो n चूज करना है जिस पे tn क्या बने, नेगेटिव बने, जिस पे tn क्या बने, नेगेटिव बने, ठीक है। तो यहां पे आप लोग ध्यान देना, tn ये नेगेटिव बनना चाहिए, तो मैं n कितना लेता हूं 40, तो ये हो जाएगा 40, सॉरी a कितना है, a तो 20 है ही, और ये n कितना है 40 -1 और ये माइनस, इस तरह से ये 40 लिया मैंने। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है, इसका मतलब n कैन नॉट बी 40। अब मैं n की वैल्यू क्या लेता हूँ 61 और tn कैलकुलेट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 61 और ये कितना हो जाएगा -2/5, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा -2/5। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये नेगेटिव है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो यहाँ से क्लियर है कि tn कितना है -4 के इक्वल है, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, इसे भी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बोल सकते हो, और रेट मेजर का प्रॉब्लम है, आपको बहुत अच्छे से रेट मेजरमेंट के क्वेश्चन करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि साइड ऑफ क्यूब L के इक्वल है, तो उसका जो एरिया है वो हो जाएगा 6L²। आपको गिवन है कि जब L की वैल्यू 10 है तब एरिया में जो चेंज है उसकी रेट दी गई है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, dA/dt, तो ये हो जाएगा 12L dL/dt। तो ये क्वांटिटी आपको गिवन है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये 12, ये 10 और ये हो जाएगा dL/dt। तो यहां पे आप देखो dL/dt, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा आपका 0.03 के सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये है कि इस कंडीशन में साइड में किस तरह से चेंज हो रहा है, उसकी रेट क्या है, ये आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा L3, इसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, तो T के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन, कब करनी है, व्हेन L इज 10, dL/dt ये आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, और एक बहुत आसान क्वेश्चन ये रेट मेजरमेंट का आपसे पूछा गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन सोल्व करते हैं प्रॉब्लम नेक्स्ट, जो कि वेक्टर 3D से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या गिवन है, आपको ये बोला गया है कि आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइन एक प्लेन में है, ठीक है। तो आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, फिर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको चेक करने हैं कि इस प्लेन में कौन सा इनमें से प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो अपने को एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो इस लाइन की डायरेक्शन में मान लेता हूं कि P है और इसकी Q है। तो आपका जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है n, वो आप समझ सकते हैं P क्रॉस Q होगा। तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा और एक मुझे पॉइंट चाहिए, तो मेरे पास दो लाइन है, तो उन पे इनफैक्ट मेरे पास दो पॉइंट अवेलेबल है, मुझे एक ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लेता हूं,
ठीक है, तो पहली लाइन की डायरेक्शन है, दूसरी लाइन की डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन आ गई। अब एक पॉइंट मुझे चूज करना है, तो मैं पहली लाइन पे जो पॉइंट है उसको ए मान के चूज कर लेता हूं। अब मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना है, आप जानते हैं प्लेन का इक्वेशन होता है, वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूं, एन आप समझ सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 3x से -2y - z इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको अपन सेटिस्फाई करवा के चेक कर लेंगे। तो क्लियरली ये जो ऑप्शन है 1 -3 और 6, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस 2 × 3 ओवरऑल प्लस हो जाएगा, और -6 इज इक्वल टू 3। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक आसान सवाल आप कह सकते हैं। ओके, अगला अपना एक क्वेश्चन है, वो लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर आप चेक करें कि कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो ये आप पाओगे कि 0.0 है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप रेशनलाइजेशन से करते हो। ठीक है, तो ये 0.0 है। तो जैसा कि आप नोट्स वगैरह में देखते हो, इस तरह के क्वेश्चंस को अपन ऐसे करते थे। ठीक है, इस तरह से। तो यहां न्यूमरेटर में भी मैं ये जो a - b है उसको उससे रिप्लेस कर देता हूं, और डिनोमिनेटर में जो है a - b उसको भी वैसे रिप्लेस कर देता हूं। तो ये बन जाएगा, पहले न्यूमरेटर को लिख रहा हूं a³ - b³। तो ध्यान देना a³ - b³ डिवाइडेड बाई ये a³ - b³ लिख दिया मैंने। नीचे क्या आएगा a² + b²। तो a² का मतलब ये a² है प्लस ab प्लस b²। तो यहां b² का मतलब है 3x² की पावर 2/3। ये मैंने किसको लिखा है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। तो ये a - b है, तो यहां पे मैं लिखूंगा a³। ओके सॉरी, यहां पे माइनस करो भाई। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आएगा नीचे a³ - b³। तो ये हो जाएगा 3a² + x² - 4x²। और इसके ऊपर क्या आएगा a² + ab + b²। तो ये हो जाएगा 3a² + x² 2/3 प्लस ab 3a² + x²।
ठीक है, और ये हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा 4x² पावर 2/3, इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये और ये कॉमन फैक्टर है, नीचे 1/3 बच जाएगा, तो नीचे 1/3 बच गया, ये पार्ट 0 बन रहा और ये 0, तो इनको कैंसिल करने से आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल हो गया और नीचे आपके पास 1/3 भी रह गया। अब जो बचा हुआ है उसमें आप x = a रख सकते हैं, तो देखिए कितना बनेगा, मैं थोड़ा सोल्व करके लिख रहा हूं, ये बनेगा 4a² 2/3, ये भी देखो, ये 4a² पावर 1/3, 4a² पावर 1/3, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा 4a², इसी तरह से आगे 4a² पावर 2/3, ठीक है। इस यहां बन जाएगा तो ये कुल मिला के आ जाएगा आपके पास 4 पावर 2/3 और 3 पावर 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 4/3 होल पावर 2/3। तो एक आसान सा सवाल है लिमिट का, रेशनलाइजेशन पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसका आंसर फाइंड किया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसको अपन इजीली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ। तो ध्यान दीजिए, ये x³ dy इधर लाओगे तो ये कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा d। इधर देखो 2y माइनस xy इंटू dx। अब अपन y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो ये y हो गया, यहाँ से y कॉमन लेके मैंने नीचे डिनोमिनेटर में ले लिया और ऊपर रह जाएगा 2 माइनस x dx। ये जो पार्ट है इसको नीचे ले आओ, साथ साथ x² कॉमन भी ले लो। तो ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब मुझे दोनों साइड में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये जो पार्ट है एक एल्जेब्रिक पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने का। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से चला जाता हूँ, तो मैं इसको अलग से लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं, ठीक है। मैं दोनों साइड में x = 0 डालता हूँ, तो ये आ जाएगा 2, ये 0 और ये आ जाएगा -c। तो यहाँ से c की वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है, -2। ओके, अब मैं x = 1 डालता हूँ, ये तो मिलेगा 1, ये तो 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये 0 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, x = 2 ड्रॉप करता हूँ, तो x = 2 ड्रॉप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये है 4a और ये कितना बन जाएगा 2b, ओके, और ये कितना बन जाएगा c। लेकिन बाकी वैल्यूज मेरे पास हैं वो रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये 0 और ये कितने 4 बन जाएगा और ये 2b रहेगा, b अपन को फाइंड करना है, और c जो है वो मेरे पास कितना है -2 है। तो यहाँ से क्लियर है कि b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1, ओके, इस तरह से।
तो अब सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy और इसकी जगह अपन ये रिप्लेस कर देते, तो a1 है तो ये आ जाएगा x माइनस 1, b कितना है -1 तो -1 अपॉन x, c है वो -2 है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब अपन दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ln y ln x माइनस 1 माइनस ln x 2x प्लस c, ये आ गया। ठीक है, इजी इंटीग्रेशन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको c फाइंड करने के लिए कंडीशन दी गई है कि x इक्वल टू 2 पर y कितना है e, तो x की जगह 2 और y की जगह e रख दो, तो ये कितना है ln e, y की जगह e रखना है, उसी समय x की जगह 1, तो ln e कितना होता है 1, तो 1 से 1 कैंसिल और ln 1 0 होता है, तो यहां से आ गया c कितना होगा ln 2, तो ये बन गया ln y ln x माइनस 1 माइनस ln x 2 अपॉन x और ये आ गया आपके पास ln 2। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो x की जगह आप 4 रख दो, ये कितना हो जाएगा ln 3 माइनस ln 4, ये 1/2 और ये आ जाएगा ln 2। ओके, तो ये हो गया ln y। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ln ये हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। इसको भी लॉग में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये आपको e पावर 1/2 मिल सकता है। 1/2 को भी मैंने लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा ln y और ये आ जाएगा आपका कितना 3/2 और इसको आप कितना लिख सकते हैं √e ln a प्लस ln b, इसको आपने लिख दिया ln ab, दोनों साइड से लोग रिमूव कर दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इंटू √e। तो ये आपका एक आंसर है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल ये आप देखें तो डिफिकल्ट नहीं कह सकते। ठीक है, यहां आपको ये बोला गया है कि आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं जबकि उनकी जो डिजिट्स हैं उनका सम लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देना, मैं मानता हूं कि ये मेरा नंबर है 3 डिजिट नंबर है, a की जगह भी डिजिट आएगा, b की जगह और c की जगह, और मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि a प्लस b प्लस c ये किसके इक्वल रखना है 10 के इक्वल रखना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इनका जो सम है वो मुझे 10 के इक्वल रखना है, इनका सम कितना होना चाहिए 10। ओके, तो ये मेथड अपन PNC में सीखते हैं कि ऐसी इक्वेशन मतलब ABC के जितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो इसका आंसर होगा, लेकिन आपको ध्यान है कि A है आंसर, इसका जो आंसर है वो इसके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन कैसे सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। तो यहां पर जो A है आपको डिजिट ध्यान रखने की, A की जगह डिजिट आना है, B की जगह C की, तो A क्या होना चाहिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि A 0 हो गया तो फिर 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। B है, ठीक है, ये आपका 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, C भी 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली आप ये समझो कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके बदले में आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, इसके आपको यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ये बात करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, जो A है उसको बोल देता हूं कि ये D+1 है, A ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, तो A को D+1 मान लिया, तो अब D भी क्या हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वैल्यू रख देते हैं यहां पे। अब यहां पर D, B और C ये जो सारे हैं वो 0 to 9 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे फाइंड करने हैं, जो कि मैं जानता हूं, फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, ठीक है। 9 और ये कितने हैं 3, तो -1, तो ये हो जाएगा 11C2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 55। तो अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है मैट्रिक्स में यहाँ पे, तो ये नोट्स का बहुत एक आसान क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री प्लस वेक्टर का मिक्स क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सोल्व करते हैं इसको आगे। आपको रिलेशन गिवन है, इसको मैं अल्फा के इक्वल मान लेता हूं। इसको मैंने अल्फा के इक्वल मान लिया। अब मुझे दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल चाहिए, तो वो एंगल मैं मान लेता हूं साई है, तो इनके बीच का एंगल फाइंड करता हूं। इनकी वैल्यू 1 है, तो ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे ए बी बी सी और सी ए चाहिए, ऑल राइट। अब ये जो मुझे गिवन है, इसको अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये जो है इसको मैं cos c प्लस cos d लगाऊंगा। इस पे क्या लगाऊंगा मैं, cos c प्लस cos d, तो ये कितना आ जाएगा। इस पे ओवरऑल cos c प्लस cos d लगाऊंगा तो ये कुल मिला के 0 आ जाएगा। तो यहां से मुझे मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू बी, क्या आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, -1/2 के। तो यहां से मैं देख सकता हूं कोस साई -1/2 के, सो साई आ गया आपका 2π/3। तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया 2π/3। कई बार आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दे रखी है 2π/9, ऐसी कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा तो एग्जाम्स में होता रहेगा आपके साथ चीटिंग। जे मेन टॉपिक से एक और क्वेश्चन है जो कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि आपके पास है आपको बोला गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो ये फॉल्स कब होता है, ये तो क्या होना चाहिए फॉल्स होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए, तब ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं इसको क्या होना है फॉल्स। इसको फॉल्स होने के लिए इसके दोनों जो पार्ट हैं वो भी फॉल्स होने चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए फॉल्स। तो नोट क्यू फॉल्स है, तो इसका मतलब क्यू कैसा है ट्रू होना चाहिए। नोट इसके जो दोनों पार्ट हैं वो क्या होने चाहिए फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब नोट क्यू फॉल्स है तो क्यू ट्रू हो गया, और आर यहां से क्या मिल गया आपको फॉल्स मिल गया।
आर यहां से आपको क्या मिल गया है, फॉल्स मिल गया। अब यहां पर ये जो है ये अपन को कैसा चाहिए, ट्रू, और ये ट्रू तब होगा जब पी बी क्या होगा, ट्रू होगा, और क्यू बी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां से ये निकल के आ गया कि पी ट्रू है, क्यू बी क्या है, ट्रू है, और आर आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं आप इसे, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है।